जिस तरह से जंतुओं में परिवहन की आवश्यकता थी, उसी तरह पादपों में भी परिवहन की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर भोजन बनता है पत्तियों में और जो जल है वो जड़ से लिया जाता है। उसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन को पूरे शरीर के पौधे के हर भाग तक पहुंचाना होता है, तो वहाँ भी परिवहन की आवश्यकता है। तो इस पौधे में परिवहन 2 प्रकार के परिवहन ऊतक द्वारा संपन्न होता है। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम जड़ से जल को अवशोषित करता है, वहाँ पर भी सांद्रता के अनुसार अवशोषण का काम होता है और वो जाइलम जो है वो जल को ऊपर की ओर लेकर जाता है और ऊपर मुखी इसका गति होता है और पत्तियों तक लेकर जाता है। तो जाइलम जो है वो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, वो ऊपर की ओर गति करने के लिए, और उसका जो गति होता है ऊपरी मुखी होता है। अब फ्लोएम क्या करता है, जब पत्तियां भोजन बना लेती है तो उस भोजन का पादप के शरीर के हर भाग में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। और फ्लोएम की जो गति होती है वो दोनों ओर होती है, ऊपर और नीचे दोनों। तो ये जाइलम और फ्लोएम के गति का अंतर भी है। जाइलम ऊपर की ओर और फ्लोएम दोनों ऊपर और नीचे दोनों की ओर गति करता है। अब चलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो पादप में होती है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन क्या है? आपने सुना है कि पौधों के कारण वर्षा होती है, लेकिन आपको लगता है पौधे किस प्रकार वर्षा में सहायक है? इसी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के कारण पौधे जितना जल अवशोषित करते हैं उसका मात्र 10% अपने कार्य में लाते हैं और बाकी जल को वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा अपने शरीर से निकाल देते हैं। तो इस तरह से अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में पादप से निकलना ही कहलाता है हमारा वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन। अब बात आती है, और यही भाप हमारे वायुमंडल में होता है, और जब ये वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा बारिश का कारण बनता है। अब बात है कि इतना वो पानी को अवशोषित ही क्यों करता जब उसे फिर बाहर निकालना होता है? तो इसके पीछे कारण है जो अभी हमने जाना कि जाइलम को जड़ से जल और खनिज लेवन को पत्तियों तक पहुंचाना होता है। तो यह एक प्रकार के दबाव बल बनाता है जिसके कारण नीचे से ऊपर पानी आए और पानी के साथ खनिज लवण भी जा पाए। जैसे अगर ये पत्ती के रंध्र से लगातार वाष्प के रूप में हमारा वाष्प निकल रहा है तो नीचे की ओर ये एक दबाव पैदा करेगा, ऊपर की ओर एक खिंचाव बल पैदा करेगा, जिससे नीचे से पानी के कण ऊपर की ओर गति करेंगे और यह खिंचाव बल हमेशा जारी रहेगा और ये पानी के कण के साथ साथ उसमें जो खनिज लवण मौजूद है वो भी ऊपर की ओर गति करेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन का एक यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि वो जल को ऊपर की ओर गति करा के और खनिज लवण को भी ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इस कार्य में हमें सहायता मिल जाती है कि हम इसके कारण बारिश होती है। तो ये है पादप में परिवहन, जो कि मुख्यतः दो चीजों का होता है, जल और बने हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन। अब हम चलते हैं कि जीवों में परिवहन हो गया और इन सभी क्रियाओं के बीच कुछ तो उत्सर्जी पदार्थ बने होंगे, कुछ तो बेकार पदार्थ बने होंगे और उसको भी क्या शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, चाहे वो मनुष्य या कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे। क्योंकि जब भी कोई क्रियाएं होती हैं उसमें कुछ उत्पाद बनते हैं जिसके हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है
और उसको शरीर से बाहर निकालना एक आवश्यक प्रक्रिया होता है और निकालना आवश्यक है, वरना वो हानिकारक पदार्थ शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो शरीर से इसी हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना ही हमारा कहलाता है उत्सर्जन। और इसमें जो उत्सर्जन में जो अंग मौजूद है, उस उत्सर्जन में जो अंग कार्य करते हैं उत्सर्जन के लिए, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इन अंगों का जो मिला हुआ रूप है, अंगों का जो एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको हम उत्सर्जन अंग तंत्र कहते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम जानेंगे कि ये उत्सर्जन अंग और अंग तंत्र क्या हैं। मनुष्य के और दूसरे जीवों में भी ये उत्सर्जन अंग की भूमिका